अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट, इससे पहले मैंने केमिस्ट्री टिप्स एंड ट्रिक्स के नाम से एक सीरीज़ का आगाज़ किया था। तो उसमें पहले मैंने ये सोचा था कि मैं इसमें जो है टॉपिक वाइज़ अपलोड करूँगा, लेकिन क्योंकि टाइम हमारे पास कम है तो इसलिए अभी मैं चैप्टर वाइज़ लेके चलूँगा चीज़ों को, और कुछ मैं 2 चैप्टर्स को कंबाइन करके भी जो है वो बनाऊँगा एमसीक्यूज़ आपके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो ये जो हमारा जो आज का लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 1 जो है आपका उसको कवर करेगा। ठीक है, इसमें मेनली हम जो कंटेंट्स कवर करेंगे वो एमडी कैट सिलेबस के मुताबिक हम लोग इसको लेकर चलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने 2 वीडियोस अपलोड की थी मोल्स पे और स्टोइकियोमेट्री पे। उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में इन 2 टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया था। तो आप में से जिन्होंने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो काइंडली पहले उन वीडियोस को देख लें और फिर इस वीडियो पर आएँ, क्योंकि इस वीडियोस में हम ओवरऑल चैप्टर नंबर 1 के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको गो थ्रू करेंगे। स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये हमारे जो सब टॉपिक्स हैं आज की इस वीडियो के, तो उसमें सबसे पहले तो ये है कि एटॉमिक मास, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मोल, अवोगाड्रोस नंबर, फिर इस तरह स्टोइकियोमेट्री, लिमिटिंग रिएक्टेंट और यील्ड। तो ये हमारे मेन टॉपिक्स होंगे। ये मैंने स्नैपशॉट जो लिया है वो एमडी कैट सिलेबस से ही लिया है। तो ये जो कंटेंट्स हैं ये उसी के मुताबिक हम लोग लेके चलेंगे। तो पहले एमसीक्यूज पर जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दूंगा इन टॉपिक्स का। ठीक है, ताकि आपकी थोड़ी सी बेस बन जाए और उसके बाद फिर हम आगे एमसीक्यूज पर चले जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज वही एमसीक्यूज जिसका मैंने जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उनसे मैंने टेस्ट कंडक्ट किया था। तो उन्हीं एमसीक्यूज को फिर हम जो है वो देखेंगे इन टॉपिक्स को देखने के बाद। तो पहले मैं इन टॉपिक्स का आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसके बारे में जो है वो काफ़ी स्टूडेंट्स से क्वेश्चन किया जाता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। तो बेसिकली जो एम्पिरिकल फार्मूला है ना, बेसिकली वो है आपके पास बेसिकली रेशियो ऑफ एलिमेंट्स है। ठीक है, कोई भी कंपाउंड है, कोई भी मॉलिक्यूल है, तो उसमें जो एलिमेंट्स मौजूद हैं जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो भी एलिमेंट्स है वो किस रेशियो में मौजूद है। ठीक है, उसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स आपको नहीं बताएगा कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इतने हैं। ठीक है, एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें इतने, बल्कि आपको एक रेशियो बताएगा जस्ट। तो इसको हम ये फार्मूला जो होता है इसको एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल में आप देखें ग्लूकोज C6H12O6। ठीक है, अब ये इसका एक्चुअल फार्मूला है ना, जिसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला भी कहते हैं, लेकिन जो इसका एम्पिरिकल फार्मूला है वो है CH2O। अब ये कैसे आया, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि इसके लिए आपने ये करना है कि ये जो आपको नज़र आ रहे हैं एलिमेंट्स, इनमें से जो आपने कॉमन जो ले सकते हैं ना नंबर, वो आपने कॉमन लेना है। ठीक है, या फिर एक और मेथड मैंने ये बताया था कि जो भी स्मॉलेस्ट नंबर आ रहे हैं उससे डिवाइड करना है, लेकिन डिवाइड करने के बाद आपका होल नंबर आना चाहिए, यानी 0 1 2 3 इस तरह के नंबर्स आने चाहिए। 1.2 1.3 इस तरह के नंबर जो है वो नहीं आने चाहिए, अदरवाइज वो एम्पिरिकल फार्मूला नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें जो आपको स्मॉलेस्ट नजर आ रहा है वो 6 है, 6 से आप डिवाइड कर दें। ठीक है, तो आपके पास कार्बन 1 हो जाएगा, हाइड्रोजन आपके पास 12 डिवाइड बाई 6 2, और ऑक्सीजन 1। ठीक है, तो ये आपका एक मैंने आसान तरीका बताया था। और दूसरा मेथड ये भी है, सिंपली यहाँ से आप कॉमन ले लें। ठीक है, आप अक्सर 6 7 क्लास में कॉमन वाले क्वेश्चंस करते हैं कि एक आप जो है नंबर आप कॉमन ले लें, तो इस तरह यहाँ से जो कॉमन आएगा वो आपका 6 आएगा, तो रिमेनिंग जो ब्रैकेट्स के अंदर बच जाता है वो आपका एम्पिरिकल फार्मूला होता है। ठीक है, अच्छा हम आगे देखते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो जैसे एम्पिरिकल फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका बिल्कुल जो है वो अपोजिट है। कि मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको क्या बताता है, ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड। तो जैसे ग्लूकोज की एग्जांपल हम देख रहे थे, तो उसमें उसका जाहिर सी बात है, अगर एम्पिरिकल फार्मूला CH2O है तो उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है, वो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। तो एक्चुअल नंबर ऑफ जो ग्लूकोज में कार्बन एटम्स होते हैं वो 6 हैं, हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन 6 है। ठीक है, तो इस तरह से हम एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला को जो है वो रिलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा आगे फिर आता है अवोगाड्रोस नंबर। तो बेसिकली अवोगाड्रोस नंबर, जिसको हम एन ए से भी डिनोट करते हैं, वो बेसिकली क्या है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल। ठीक है, आपका जो 1 मोल होता है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, उसको हम एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं। ठीक है, और ये मोल के साथ देखें, इसका रिलेशन इंपॉर्टेंट है कि जो 1 मोल होता है वो एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स के इक्वल होता है। अब वो पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, फार्मूला यूनिट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम एवोगाड्रोस नंबर और मोल को आपको रिलेट करना भी आना चाहिए।
अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है। लिमिटिंग रिएक्टेंट का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि वो रिएक्टेंट आपका, ठीक है, एक आपका कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें आपके एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स हैं, तो जो आपका रिएक्टेंट कम्प्लीटली जो है कंज्यूम हो जाएगा, मतलब वो जितना आपने इन किया था सिस्टम में, वो सारे का सारा जो है वो रिएक्ट कर जाता है, ठीक है, कंज्यूम हो जाता है, तो वो आपका बेसिकली है लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है। तो इसको इस तरह से भी डिफाइन करते हैं, विच प्रोड्यूसेस मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, यानी जब आप इसको प्रोडक्ट के मोल्स निकालते हैं इसकी बेसिस पे, तो वो जो भी आपके पास मिसाल के तौर पर दो रिएक्टेंट्स हैं, आप पहले एक रिएक्टेंट को बेस लेके प्रोडक्ट के मोल्स निकालते हैं, फिर दूसरे को लेके निकालते हैं, तो जो स्मॉलेस्ट मोल्स जिसको बेसिस लेके निकलते हैं वो बेसिकली आपका होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है। आप इसका फाइंड करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने स्टाइकियोमेट्री को यूज़ करते हुए मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आपने निकालने हैं, ठीक है, यूजिंग ऑल द रिएक्टेंट्स। मिसाल के तौर पर रिएक्टेंट ए है, रिएक्टेंट बी है, तो आपने दोनों रिएक्टेंट को बेस बनाते हुए प्रोडक्ट के मोल्स निकालने हैं, ठीक है। जैसे अमोनिया का रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 गोज़ टू 2NH3, तो उसमें आपने अमोनिया के मोल्स निकालने हैं यूजिंग नाइट्रोजन एज अ बेसिस, यूजिंग हाइड्रोजन एज अ बेसिस, ठीक है। इसको हम आगे भी फिर एग्जांपल्स के थ्रू और एमसीक्यूज के थ्रू मजीद इसको डिटेल में देखेंगे, ठीक है। फिर हमने आइडेंटिफाई रिएक्टेंट विच प्रोड्यूसेस लेस मोल, यानी वो रिएक्टेंट जो आपका लेस नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस करेगा प्रोडक्ट, ठीक है, वो आपका लिमिटिंग होगा और दूसरा आपका एक्सेस रिएक्टेंट होगा। लिमिटिंग और एक्सेस एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है। अच्छा, यहाँ पर बिफोर गोइंग फर्दर मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये लिमिटिंग और जो एक्सेस रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट है, ये आपका तब ही आएगा जब आपके स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट में जो है वो एलिमेंट्स नहीं होंगे या कंपाउंड सॉरी नहीं होंगे, ठीक है। अगर वो स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट में मौजूद हैं, तो इसका ये मतलब है कि आपका ना तो कोई लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, ना तो कोई एक्सेस रिएक्टेंट होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट ये है कि जितना चाहिए उतना ही मौजूद है, ठीक है। कोई आप ज़्यादा या कम नहीं दे रहे, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट तभी अराइज होता है जब आपके स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट में जो कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स हैं वो मौजूद नहीं होते। अगर आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट में मौजूद हैं, जितना आपको केमिकल इक्वेशन बता रही है उस तरह से मौजूद है, तो फिर इसका कॉन्सेप्ट जो है वो अराइज नहीं होता, फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट या एक्सेस रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट नहीं आता, ठीक है। तो स्टोइकियोमेट्री को हमने लास्ट लेक्चर में काफ़ी डिटेल में देखा था, हम थोड़ा सा इसको गो थ्रू करते हैं। बेसिकली एक ब्रांच है, ठीक है, केमिस्ट्री की, आपको क्या बताती है कि अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में आपको क्वांटिटेटिव रिलेशन बताती है कि अगर आपके पास रिएक्टेंट इतना मौजूद है तो प्रोडक्ट कितना बनेगा, प्रोडक्ट इतना मौजूद है तो उसके लिए रिएक्टेंट कितना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको स्टोइकियोमेट्री बताती है बेस्ड ऑन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। याद रखें, जब भी आप स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस करते हैं तो हमेशा सबसे पहला स्टेप है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। अगर आपकी इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो आपका आगे क्वेश्चन सारा गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने जो सही इस चीज़ को इंश्योर करना है कि आपने अपना जो केमिकल रिएक्शन है उसको बैलेंस करना है और फिर आगे प्रोसीड करना है। इसमें असम्पशंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। असम्पशंस इसमें ये होती हैं कि ऑल द रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स, ठीक है। लेकिन एक्चुअल सिस्टम्स में ऐसा नहीं होता, सारे का सारा रिएक्टेंट जो है वो कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं होता, लेकिन स्टोइकियोमेट्री में हम ये असम्पशन लेते हैं, ठीक है। दूसरा एक नो साइड रिएक्शन अकर्स, ठीक है, यानी जिस रिएक्शन को हम कंसीडर कर रहे हैं हम ये अज्यूम करते हैं कि सिर्फ वही रिएक्शन सिस्टम में हो रहा है, ठीक है। एक्चुअल सिस्टम्स में ऐसा नहीं होता, आपके बहुत से ऐसे रिएक्शन भी हो जाते हैं जो आप नहीं चाह रहे होते, यानी अनडिजायर्ड रिएक्शंस, ठीक है। अच्छा, लॉज़ की मैं बात करूँ तो जो लॉज़ ओबे होते हैं उसमें सबसे पहले तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि जितना मास आपके सिस्टम में एंटर होगा उतना ही लीव होगा, यानी अगर रिएक्टेंट्स का जो मास है, ठीक है, 12 ग्राम है, तो जो प्रोडक्ट्स का मास होगा वो भी 12 ग्राम होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें याद रखें कि मोल्स जो हैं वो कंजर्व नहीं रहते, ठीक है, मोल्स ज़्यादा या कम हो सकते हैं, लाजमी नहीं है अगर रिएक्टेंट्स के 2 मोल्स हैं तो प्रोडक्ट्स के भी 2 मोल्स ही निकलेंगे, ठीक है। 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, लेकिन जो मास है ना वो कंजर्व रहता है, ठीक है। दूसरा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस क्या है कि आपके जो हम कैलकुलेट करते हैं ना कि एक एलिमेंट की बेस पे दूसरा एलिमेंट इतना, दूसरा जो है कंपाउंड या मॉलिक्यूल इतना प्रोड्यूस होगा, तो उसको लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस कहते हैं कि वो उन प्रोपोर्शंस के हिसाब से जो है वो प्रोड्यूस होता है दूसरा एलिमेंट, ठीक है। यानी उस केमिकल, सिंपल लफ्ज़ों में अगर मैं बताऊं तो जिस तरह केमिकल इक्वेशन आपको बताती है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपको बताती है कि इसका एक मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट करेगा और इतने मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बनेगा, तो वो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम पहले तो केमिकल इक्वेशन को ही देखते हैं, फिर अपने सिस्टम के मोल्स के हिसाब से उसको यूनिटरी मेथड हम लगाते हैं, ठीक है, जैसे हमने लेक्चर नंबर 2 में भी देखा था। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, जिन्होंने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो पहले वो लोग वो लेक्चर्स देख लें, उसके बाद जो है इस लेक्चर पर आएँ।
तो स्टेप्स की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बाद आपको जिस भी स्पीशी की इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है, कोई रिएक्शन है, मिसाल के तौर पर ए प्लस बी रिएक्ट करता है और सी प्लस डी आपके प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अब इसमें ए बी सी या डी में से जिसके भी आपको इन्फॉर्मेशन दी है ना, वो आप ग्राम की सूरत में भी हो सकती है, मोल्स की सूरत में भी हो सकती है, आपने उसको नोट डाउन कर लेना है। अब वो आपका बेसिस है आपका, ठीक है, वो स्पीशी आपकी एक बेसिस स्पीशी है। उस स्पीशी की बेस पे आपने अननोन को प्रिडिक्ट करना है, अननोन को फाइंड करना है। अब वो अननोन आपका रिएक्टेंट साइड पे भी हो सकता है, प्रोडक्ट साइड पे भी हो सकता है, ठीक है। और वो हम फाइंड करेंगे यूनिटरी मेथड से। अच्छा, अब यूनिटरी मेथड जो है ना, इस चीज को ज़हन में रखना है कि स्टोइकियोमेट्री आपकी मोल्स पे लगती है, ठीक है, क्योंकि केमिकल इक्वेशन में आपके मोल्स नजर आ रहे होते हैं कि इतने मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जो है वो रिएक्ट करते हैं और इतने मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बनते हैं। तो यूनिटरी मेथड हमेशा आपने मोल्स पे लगाना है, ठीक है। अगर आपको जो गिवन स्पीशी है उसके बारे में उसका मैथ दिया हुआ है ग्राम्स में, तो आप इसीलिए उसको पहले मोल्स में कन्वर्ट करते हैं ताकि आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बेस पर स्टोइकियोमेट्री लगा सकें, ठीक है। और फिर एट द एंड अगर आपको वो मैथ्स पूछ रहा है तो आप उन मोल से रिकन्वर्ट करते हैं मैथ्स में यूजिंग मोलर मैथ्स, यानी कि मोल्स को आप मोलर मैथ्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका जो है वो मैथ्स निकल आता है, ठीक है। इसकी हम आगे एमसीक्यूज में प्रैक्टिस भी करेंगे। अच्छा, यील्ड का कॉन्सेप्ट आता है। यील्ड सिंपल ये है कि आपका जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है ना, अब आपका कोई भी सिस्टम है उसमें बहुत सारे रिएक्शंस हो सकते हैं, मैंने बताया था अनडिजायर्ड रिएक्शंस भी हो सकते हैं, लेकिन यील्ड आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट की बेस पे होता है, ठीक है। यानी आपका जो भी डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो आपको कितना मिल रहा है, तो वो यील्ड है आपकी, ठीक है। इसमें दो आगे टर्मिनोलॉजीज हैं, थ्योरेटिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड। थ्योरेटिकल जैसे कि नाम से जाहिर है, ये आप थ्योरेटिकली केमिकल इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं यूजिंग स्टोइकियोमेट्री, ठीक है। और एक्चुअल आपका जो एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट के जो आप परफॉर्म करते हैं उसमें जो आपका प्रोडक्ट मिलता है एक्चुअल। तो जाहिर सी बात है एक्सपेरिमेंटल में तो आपको कम यील्ड मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, आपका प्रोडक्ट लॉसेस होते हैं, ठीक है, आपके अनडिजायर्ड रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। तो इस तरह के फैक्टर्स की वजह से फिर आपकी थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा ज़्यादा होती है एक्चुअल यील्ड की। तो परसेंटेज यील्ड आपकी क्या है, एक्चुअल यील्ड जो है आपकी उसकी रेशियो है थ्योरेटिकल यील्ड के साथ, ठीक है। और उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के साथ, तो ये आपकी परसेंटेज यील्ड आ जाती है। तो जितनी आपकी परसेंटेज यील्ड अच्छी है, इसका मतलब ये है कि आप उतना ही ज़्यादा थ्योरेटिकल यील्ड के करीब है, यानी ये उतनी अच्छी बात है, आपको प्रोडक्ट उतना ही ज़्यादा अच्छा मिल रहा है, ठीक है, ज़्यादा मिल रहा है आपको प्रोडक्ट। अच्छा, अब आते हैं हमारे पास कुछ फार्मूला जो इस चैप्टर में आपके यूज़ होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला है, ठीक है, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, फर्स्ट लेक्चर में बल्कि, कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आपने सबसे पहले मास इन ग्राम्स को मोलर मास से डिवाइड कर देना है, ठीक है। और इसी फार्मूले को आप जो है वो दूसरी तरह भी देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। इस फार्मूले को आप इस तरह से भी दे सकते हैं कि जो है आपके मैथ्स इन ग्राम्स अगर आपने निकालने हैं, ठीक है, जैसे स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशंस में एंड पे आपने मैथ्स निकालना होता है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स और स्मॉलर मैथ्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का आता है, तो इसमें सिंपली अगर आपको मोल्स दिए हुए हैं तो आप सिंपल उसको अवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर लें, अगर मोल्स नहीं दिए हुए तो पहले मोल्स निकालें और उसको अवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स, अच्छा, नंबर ऑफ एटम्स के लिए आपने ये करना है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके जो भी निकले इस फार्मूला से, ठीक है, उनको आपने मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ एटम से। मतलब अगर वाटर है ना, तो वाटर में हाइड्रोजन के 2 एटम्स है, तो अगर वो बोलता है हाइड्रोजन एटम्स फाइंड करो तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, अगर वो बोलता है ऑक्सीजन फाइंड करो तो 1 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये आपने उसके फार्मूला में देखना है, केमिकल फार्मूला में। अच्छा, उसके बाद आता है परसेंटेज यील्ड का कॉन्सेप्ट। वो मैंने लास्ट स्लाइड पे भी आपको जो है डेफिनेशन दिखाई थी कि आपने सिंपली जो आपकी एक्चुअल यील्ड है, यानी जो एक्सपेरिमेंटल है, उसको आपने थ्योरेटिकल से डिवाइड करना है। थ्योरेटिकल आपकी जो कैलकुलेशन से निकली है स्टोइकियोमेट्री की बेस पे, और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आपके परसेंटेज यील्ड आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब जो मेन टॉपिक्स थे ना जो आपके एमडी कैट में कवर हो रहे थे, ठीक है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किए थोड़ा। अब हम आते हैं एमसीक्यूज पे। ये आपके जो टेस्ट 1 हुआ था ना चैप्टर 1 से, ठीक है, जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट से मैंने लिया था, वो एमसीक्यूज हैं बेसिकली। तो इसमें सबसे पहला एमसीक्यू आप देखें, कंसीडर रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, ठीक है। तो ये पूछ रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया विल बी प्रोड्यूस्ड इफ वी हैव 12 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो मैंने आपको बताया था कि जब इस स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले आपने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है, ठीक है, और फिर गिवन स्पीशी जो है उसकी इंफॉर्मेशन को यूज करना है। आप देखें यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है हाइड्रोजन की और अननोन आपके है अमोनिया, ठीक है।
हमने हाइड्रोजन को एज अ बेसिस बना के अमोनिया के बारे में इंफॉर्मेशन को फाइंड करना है, ठीक है। हम इसका आंसर देखते हैं। अच्छा, इसका आंसर डी है, यानी कि 8 मोल्स, ठीक है। मोल्स ऑफ अमोनिया हमने निकालने थे 8 मोल्स, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले बैलेंस्ड इक्वेशन हमने देख ली, ठीक है। ये बैलेंस्ड इक्वेशन आपको नजर आ रही है, ठीक है। अब जो गिवन स्पीशी है, आपकी हाइड्रोजन है, अननोन आपकी अमोनिया। मैंने आपको ये बताया था कि जो भी आपकी अननोन स्पीशी है उसको आपने स्टार्ट में लिखना है, ठीक है। अमोनिया इज अननोन, सो आप इसको स्टार्ट में लिखेंगे अमोनिया। अब अमोनिया क्या है, प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। अमोनिया प्रोड्यूस हो रही है ना, प्रोडक्ट है। तो अमोनिया प्रोड्यूस फ्रॉम, अब आपकी बेसिस जो स्पीशी थी जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई थी वो हाइड्रोजन थी, ठीक है। देखें यहाँ पर हाइड्रोजन। तो अब आपने अमोनिया अननोन है उसको स्टार्ट में लिखना है, और जो बेसिस है उसके थ्रू आपने इसको निकालना है। तो हाइड्रोजन आपकी बेसिस, हाइड्रो अमोनिया को निकालना है हाइड्रोजन की बेसिस पे। तो अमोनिया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को पहले आप देखेंगे। अमोनिया प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, कितने प्रोड्यूस हो रही है, 2 मोल्स। अब आपने यूनिटरी मेथड पे आना है, यानी कि 1 से आप चेक करें कितनी। यूनिटरी मेथड ये है कि पहले आप 1 से निकाल लेते हैं, फिर अपने सिस्टम के हिसाब से निकाल लेते हैं। तो अगर 3 से 2 प्रोड्यूस हो रही है तो 1 से कितनी होगी, 2/3, ठीक है। और आपके सिस्टम में कितने मोल्स हैं हाइड्रोजन के, 12 मोल्स, ठीक है। तो अगर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन से 2/3 प्रोड्यूस हो रही है तो 12 से कितनी होगी, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो आपके पास 8 मोल्स आंसर आ जाता है, ठीक है। सिंपली आपने क्या किया कि आपने अननोन स्टार्ट में रखा, बेसिस को देखते हुए आपने यूनिटरी मेथड लगाया, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे अगर आपको जो है वो पता है कीमत 5 पेंसिल्स की, ठीक है, 100 रुपये। तो आपने एक की निकाल ली, तो अब आप किसी भी नंबर को निकाल सकते हैं, यानी अगर 5 की 100 है तो एक की जो है वो आपकी 20 होगी। अब आप किसी भी अननोन को फाइंड कर सकते हैं, यानी 30 की, 35 की, उसको 1 की प्राइस से मल्टीप्लाई करते हुए। तो बिल्कुल ऐसा ही है, जब आपके पास 1 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन से पता चल गया तो अब आपको अपने सिस्टम के हिसाब से आप सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितने हैं इसके मोल जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे होंगे। इस तरह इस क्वेश्चन में देखें, वी हैव अ रिएक्शन, आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है। तो डैश मोल्स ऑफ ए विल बी रिक्वायर्ड फॉर 12 मोल्स ऑफ बी, ठीक है। बी के 12 मोल्स हैं आपके सिस्टम में और ए के आपने फाइंड करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको उसी तरह से, जो आपका अननोन है वो ए है और जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो बी के बारे में है, तो हम लिखेंगे ए, क्योंकि रिएक्टेंट साइड में तो रिक्वायर्ड, ए रिक्वायर्ड फॉर 3 मोल्स ऑफ बी, कितना चाहिए आपको, 4 मोल्स, ठीक है। ए रिक्वायर्ड फॉर 3 मोल्स ऑफ बी, आपको 4 मोल्स चाहिए। इसमें इक्वेशन दी हुई है तो आपको इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है। ए रिक्वायर्ड फॉर 3 मोल्स ऑफ बी, 4 मोल्स। यूनिटरी मेथड यानी 1 से कितना बनेगा, 4/3, और आपके जो सिस्टम में वो 12 है, तो सिंपली 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब आपको 1 से पता चल जाए कि इतने मोल्स बनेंगे तो सिंपली जो भी आपका अननोन है, ठीक है, उससे सिंपली आपने मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि यूनिट प्राइस जब आपको पता चल जाए, यूनिट से पता चल जाए, यानी 1 से आपको पता चल जाए इतने मोल्स बन रहे हैं, तो आप अपने अननोन के हिसाब से सिंपली उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपके 16 मोल्स आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसमें देखें आपके, A reaction vessel contains 4 moles of nitrogen and 12 moles of hydrogen, और ये रिएक्शन है आपका, और लिमिटिंग रिएक्टेंट पे पूछ रहा है, ठीक है। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट का मैंने आपको बताया था कि आपने प्रोडक्ट के मोल्स निकालने हैं यूजिंग बोथ रिएक्टेंट्स, ठीक है। अब इसमें आपको दोनों रिएक्टेंट्स की इंफॉर्मेशन दी हुई है, नाइट्रोजन की और हाइड्रोजन की। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इन दोनों के जो है वो बेसिस पे देखेंगे अमोनिया कितनी बन रही है हमारे सिस्टम में, ठीक है। अच्छा, आप देखिए यहाँ पर वो कह रहे हैं बोथ आर इन स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो, देयर इज नो लिमिटिंग और एक्सेस रिएक्टेंट। कैसे पता चला आपको, आपने बेसिकली ये देखा कि कोई भी एक रिएक्टेंट ले लिया, ठीक है। अब इसमें दोनों है तो आप कोई भी एक देख सकते हैं, ठीक है। हमने नाइट्रोजन को एज अननोन रख लिया, तो नाइट्रोजन रिक्वायर्ड फॉर 3 मोल्स, आपको 1 मोल चाहिए, ठीक है। 1 के लिए आपको 1/3 चाहिए, और आपके सिस्टम में कितने, आपके सिस्टम में जो है वो 12 मोल्स हाइड्रोजन है, ठीक है। तो नाइट्रोजन जो है आपके सिस्टम में 12 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है। तो आपने देखा कि 12 मोल ऑफ हाइड्रोजन के लिए जो आपको चाहिए वो आपको 4 मोल्स चाहिए, ठीक है। और आपके जो सिस्टम में आ रही है वो भी 4 मोल्स ही है। इसका ये मतलब है कि स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट में ही मौजूद है, ठीक है। तो इसमें नो लिमिटिंग रिएक्टेंट आपका आंसर होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट में मौजूद है, ठीक है। कि जितना आपको स्टोइकियोमेट्री से निकल रहा है आपके सिस्टम में, उतने ही मोल्स इन हो रहे हैं, 4 मोल्स नाइट्रोजन के, ठीक है। ये आपने स्टोइकियोमेट्री से निकाले और ये आपके सिस्टम में, तो ये दोनों बराबर है, तो इसलिए नो लिमिटिंग रिएक्टेंट की एक्सेस रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इसमें आपके पास है कि अगर आपका एक हाइड्रोकार्बन फ्यूल है उसको आप ओपन एयर में बर्न कर रहे हैं,
एज्यूमिंग कंप्लीट कंबस्शन, तो कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें, जब आप एक ओपन एयर में उसको कंबस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो रॉन्ग है ना, एयर लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है, क्योंकि एयर तो आप ओपनली दे रहे हैं, ठीक है। फ्यूल भी एक्सेस में नहीं है, एक लिमिटेड अमाउंट आप दे रहे हैं, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आर प्रोड्यूस इन इक्वल मोल्स, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि ये दोनों इक्वल मोल्स में प्रोड्यूस हों, ये तो डिपेंड करेगा आपका फ्यूल कौन सा है। तो डी ऑप्शन जो है, ऑक्सीजन इज इन एक्सेस, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन आप ओपनली एयर दे रहे हैं और एयर में ऑक्सीजन 21% है, तो वो एक्सेस में है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है वो डी करेक्ट है, कि ऑक्सीजन जो है वो अवेलेबल इज जनरली मच ग्रेटर देन द फ्यूल प्रेजेंट, ठीक है। और ऑक्सीजन जो है वो कंपोनेंट ऑफ एयर है, तो इसलिए आपका जो है डी ऑप्शन सही है। इसमें ये रिएक्शन देखें आपका, कह रहे हैं कि इफ 88 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CaCO3 इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अब मैंने आपको ये बताया था कि जो भी गिवन स्पीशी है, सबसे पहले उसके मोल्स बनाने हैं। अगर मोल्स नहीं दिए हुए, अगर तो दिए हुए फिर तो वेल एंड गुड। अगर मोल्स नहीं दिए हुए, जैसे कि इस केस में, तो सबसे पहले इसके मोल्स में कन्वर्ट करना है आपने। तो गिवन मास इन ग्राम्स डिवाइड बाय मोलर मास, तो 88 आपको गिवन स्पीशी जिसके बारे में इंफॉर्मेशन कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स निकाल, ठीक है, 2 मोल्स आ जाएंगे। अच्छा, अब उसकी बेसिस पे आपने अननोन को प्रेडिक्ट करना है। तो अननोन आपका CaCO3 और रिएक्टेंट साइड पे है, तो CaCO3 रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल चाहिए ऑलरेडी। इसमें यूनिट में आपको दिया हुआ है ना 1, तो इसमें आपको सिंपली आपने अपने सिस्टम के हिसाब से निकालना है। सिस्टम में आपके कितने मोल्स हैं, ठीक है, सिस्टम में आपके जो है वो 2 मोल है। तो अगर 1 मोल के लिए 1 चाहिए, तो 2 के लिए 2 चाहिए होगा, ठीक है, यूनिटरी मेथड। अच्छा, इसका ये मतलब है आपको जो कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए वो 2 मोल्स चाहिए। अभी तो मोल्स है ना, उसने आपसे ग्राम्स पूछा है, तो मोलर में ऐसे मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास 200 ग्राम्स आंसर आ जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन। बिल्कुल इसी तरह हाइड्रोजन एटम्स आपने निकालने हैं 2 मोल्स ऑफ वाटर में, ठीक है। अब मोल्स दिए हुए ना, तो सबसे पहले मॉलिक्यूल्स निकाल लेंगे एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, 2Na आ जाएगा। अब ये तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। अब नंबर ऑफ एटम्स के लिए आपने देखना है कि वाटर का जो एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसमें कितने एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। तो आपने 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देना है, जो भी मॉलिक्यूल्स आपके सिस्टम के निकले, तो आपके पास 4Na आंसर आ जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। सिंपली आपने मोल से मॉलिक्यूल्स निकाले और फिर वाटर के एक मॉलिक्यूल के अंदर देखे 2 हाइड्रोजन एटम थे और उनको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके 4Na आंसर आ गया, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपने सिंपली मोल्स निकालने, आपको ग्राम्स में दिए हुए इसका मास, मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ अमोनिया, तो वो आपका 34 को जब आप डिवाइड करेंगे 17 से, तो आपका 2 मोल्स आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें वो एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला का कॉन्सेप्ट है कि किन कंपाउंड्स का सेम है। अच्छा, इसमें आप देखें C2H2, इसमें तो आप 2 कॉमन ले सकते हैं ना, तो CH इसका एम्पिरिकल फार्मूला आ जाएगा, ठीक है, तो ये तो डिफरेंट हो गया। अगला देखें, इसमें भी 6 कॉमन ले सकते हैं, तो CH आ गया, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ से भी आप 4 से इसको डिवाइड करें तो CH2 एम्पिरिकल फार्मूला, तो ये भी नहीं हो सकता। लेकिन अमोनिया में अगर आप देखें, तो अमोनिया में अगर आप जो स्मॉलेस्ट है वो 1 है, तो डिवाइड भी करें तो वही चीज़ रहेगी, ठीक है, NH3 आ जाएगा। तो NH3 इसका आंसर है कि इसका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, ठीक है। इसका आंसर डी है कि अगर हम इसको 1 से डिवाइड करते हैं तो अगेन NH3 आता है। अच्छा, इसका एम्पिरिकल फार्मूला वो पूछ रहे हैं आपसे कि आपने सिंपली क्या करना है, आपने जो है इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर 10 है, लेकिन आप इसको जब 10 से डिवाइड करेंगे तो वो आपका होल नंबर नहीं रहेगा, तो आपने इसमें से पीछे जाना है और आपने इससे कोई कॉमन लेने की जो है वो कोशिश करें। देखिए, इसमें जो कॉमन आपका आ रहा है वो आपका जो है वो आपका 2 अगर आप कॉमन ले लें, ठीक है, तो C5 और H11 आपका बच जाएगा, सही है। तो वो आपका एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा, यानी 2 इससे आप कॉमन ले सकते हैं ताकि अंदर जो है होल नंबर ही रहे, ठीक हो गया। तो N आपका इसमें 2 है और C5H11 आपका आंसर है। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास कि इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में बताया था कि जो है आपका 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो अब आपने देखना है इन सब में 1 मोल किसका बन रहा है, ठीक है। अच्छा, कार्बन का अगर आप देखें, तो बल्कि आपने इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। पहली तो करेक्ट है क्योंकि इसमें कार्बन के 1 मोल ही निकलेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन के अगर आप देखें
तो ऑक्सीजन के जब आप निकालेंगे तो वो 1 मोल नहीं निकलेंगे, इसका मतलब ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सी देखें तो वो भी 1 मोल निकलेंगे, 16/16। इस तरह हाइड्रोजन जो है उसके जब आप 6/2 करेंगे तो 3 मोल्स 3 Na के बराबर है, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखें 64/32 जब आप करेंगे, मोलर मास इसका 32 है ना ऑक्सीजन का, तो आपके पास 2 मोल्स निकलेंगे। इसका मतलब यहाँ पे 2 Na आना चाहिए, जबकि इधर 1 Na है। तो ये आपका जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, बी, कि जब आपने ऑक्सीजन के मोल्स निकाले तो वो 2 मोल्स निकले, तो 2 मोल्स 2 Na के बराबर होना चाहिए। तो आपका बी स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग है। इसमें वो पूछ रहा है सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अच्छा, अब इसमें जिसके मोल सेम होंगे ना, उसके मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे, क्योंकि मोल्स मल्टीप्लाई बाय गैड्रोस नंबर, मॉलिक्यूल्स निकल आते हैं। तो हम एक शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं, हम सिंपली मोल्स देख लेते हैं सबके। वाटर के देखें ए ऑप्शन में, तो 1 मोल निकलेगा, 18 इसका मोलर मास है। ऑक्सीजन का आप देखें तो जो है आपका 64/32 जब आप करेंगे तो वो 2 निकल आएगा। तो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें 2 मोल्स इसके हैं और 1 इसके। ठीक है, ये सेम नहीं है। आगे देखें आपके पास, ठीक है, 9 ग्राम्स ऑफ वाटर, जब इसका मोलर मास 18 है, 18, तो 0.5 आ जाएगा इसका आंसर, और इसका 1 आ जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, इसका देखें आप, आपके पास 88 और इसका मोलर मास 44 है, 2 मोल्स। और इसका देखें तो 34/17 इसका मोलर मास है, 2 मोल्स। तो 2 मोल्स इसके और 2 मोल्स इसके, तो इसके आपके पास मॉलिक्यूल्स भी सेम आएंगे। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका सही होगा, कि आपने जब कार्बन डाइऑक्साइड की मोल्स निकाले 88 और इसका मोलर मास 44, 2 आया। इस तरह NH3 के 34/17 इसका मोलर मास था, तो 2 आया। तो इनके मोल्स सेम है, तो आपके मॉलिक्यूल्स भी सेम आएंगे। अच्छा, कह रहे रिएक्शन है मीथेन का ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और अगर आपने 36 ग्राम्स ऑफ वाटर आपने प्रोड्यूस करना है तो ऑक्सीजन कितना चाहिए। तो अब इसमें आपको गिवन स्पीशी जो है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है वाटर है। सबसे पहला काम आपने रिएक्शन लिखना है। ठीक है, रिएक्शन लिखने के बाद हम इसको अननोन स्पीशी जो है वो हमारी ऑक्सीजन है, ठीक है, उसके मोल्स निकालने हैं। तो हमने सबसे पहले रिएक्शन लिखा, ठीक है, बैलेंस्ड किया उसको। उसके बाद जो गिवन स्पीशी थी वाटर, 36 ग्राम्स थे, उसके मोल्स निकाले, मोलर मास 18 है। ठीक है, तो 2 मोल्स आंसर आ गया। ठीक है, और हमारे जो अननोन स्पीशी थी वो ऑक्सीजन थी। तो हमने बैलेंस्ड इक्वेशन को देखा कि ऑक्सीजन और वाटर हमारा बेसिस था जिसके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन थी। तो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर 2 मोल ऑफ वाटर, 2 मोल्स ही चाहिए, और हमारे सिस्टम में कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स। तो इसमें किसी तरह की आगे फर्दर आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो आपको जो है 2 मोल ही आंसर है इसका। ठीक है, ए। अच्छा, ये एक रिएक्शन है आपका, कह रहा है अगर 3 मोल्स आर प्रेजेंट फॉर बोथ रिएक्टेंट्स, ठीक है, तो कौन सा एक्सेस में है। अब देखिए, वो कह रहा है 3 मोल्स आर प्रेजेंट फॉर बोथ द रिएक्टेंट्स। तो हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि हमने प्रोडक्ट के जो है वो मोल्स निकालने यूजिंग बोथ द रिएक्टेंट्स ए एंड बी। ठीक है, तो हमने सबसे पहले हमने देखा डी प्रोड्यूस फ्रॉम 1 मोल ऑफ ए 3 मोल्स, पहले बल्कि बी को देखा, डी प्रोड्यूस फ्रॉम 3 मोल्स ऑफ बी, 3 मोल्स प्रोड्यूस हो रहा है, 3 मोल्स ऑफ बी से 3 मोल्स प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, और हमारे सिस्टम में भी 3 है, तो आगे इसमें फर्दर जाने की जरूरत नहीं है। और डी प्रोड्यूस फ्रॉम 1 मोल ऑफ ए, ए से आप देखते हैं तो वो 3 प्रोड्यूस हो रहे हैं, और हमारे सिस्टम में ए के मोल्स कितने, 3 हैं। तो वो ओवरऑल आपके जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा आपका, 9 मोल्स। ठीक है, इसका ये मतलब है कि आपके जो कम प्रोड्यूस कर रहे हैं मोल्स, आपका वो भी प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब ये लिमिटिंग है। और ये जो है ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है ना, 9 मोल्स, तो ये आपका एक्सेस में है, ए एक्सेस में और बी लिमिटिंग में। ये आपका है जी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन एट फॉर्म वाटर, और अब आपके पास 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन है और 20 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन है, और लिमिटिंग रिएक्टेंट आपने आइडेंटिफाई करना है। तो मैंने आपको बताया था कि आपने प्रोडक्ट के मोल्स निकालने यूजिंग बोथ द रिएक्टेंट्स। हमारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट है, हमने सबसे पहले इनके मोल्स बनाने हैं। ठीक है, ठीक है, रिएक्शन लिखा, मोल्स बनाए, ऑक्सीजन के आपने 1 आए और हाइड्रोजन के 20 थे, तो 20/2 इसका मोलर मास था, 10 आ गए। अब आपने वाटर निकालना है यूजिंग बोथ द रिएक्टेंट्स। तो वाटर प्रोड्यूस फ्रॉम 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, 2 मोल्स प्रोड्यूस हो रहा है, और 1 से आपका 2/2 यानी 1। ठीक है, और हमारे जो सिस्टम में वो भी आपके पास कितने, 1 ही है। ठीक है, तो यानी कि आपके आंसर जो है वो 1 मोल है इसका। फिर वाटर प्रोड्यूस फ्रॉम आप दूसरे रिएक्टेंट यानी हाइड्रोजन से,
तो वाटर प्रोड्यूस फ्रॉम 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन 2 मोल्स, ठीक है। और आपके जो सिस्टम में वो 10 है, तो 10 से आपका 20 मोल्स। अब देखें जो है कम मोल्स कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है आपका, हाइड्रोजन तो ज़्यादा कर रहा है, तो आपका जो लिमिटिंग है वो ऑक्सीजन है, ठीक है, बी ऑप्शन। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी हमने इसको डिस्कस किया था कि कौन कौन से लॉज ओबे होते हैं, तो इसमें आपका सिंपली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, ठीक है, ये जो है ओबे होते हैं स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस में, इनको मैंने एक्सप्लेन किया था। अच्छा, 16 के बाद 17 है आपका कि 2 moles of KOH reacts with dash moles of sulfuric acid to form dash moles of water and dash moles of पोटाशियम सल्फेट। इसका अब आपने सिंपली सबसे पहले रिएक्शन लिखना है, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने बैलेंस्ड इक्वेशन लिखी, ठीक है। इसमें अब आप जो है अपने हिसाब से देख लेंगे कि अगर 2 मोल्स हैं तो उसके लिए 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड, 1 मोल ऑफ पोटाशियम सल्फेट और 2 मोल ऑफ वाटर इसका आंसर आएगा। इसमें आपके पास हाउ मेनी टोटल एटम्स आर इन 3 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो सबसे पहले आपके पास मोल्स दिए हुए, इसमें आपने एटम्स निकालने हैं ना, तो सबसे पहले इसको अवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, ठीक है। और टोटल एटम्स अमोनिया के वो कितने होते हैं, N1 और H3, तो टोटल 4। तो सबसे पहले मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, 3N है, उसके बाद 4 से आपने इसको मल्टीप्लाई करना है तो 12N है, आपके जो है एटम्स आ जाएंगे, टोटल एटम्स। अच्छा, ये क्वेश्चन था यील्ड के हिसाब से ना, कि एक्चुअल यील्ड आपने निकालनी है, अगर थ्योरेटिकल यील्ड आपको दी हुई है और परसेंटेज यील्ड दी हुई है, तो इसका एक फार्मूला हमने पीछे पढ़ा था, ठीक है, ये वाला। तो आपको जो है वो एक्चुअल यील्ड निकालनी है, तो यहाँ से इसको रीअरेंज कर लें, ठीक है। तो परसेंटेज यील्ड मल्टीप्लाई थ्योरेटिकल यील्ड डिवाइड बाय 100, ठीक है। परसेंटेज यील्ड आपको जो है वो दी हुई थी 90, और आपको थ्योरेटिकल यील्ड जो है वो 30 ग्राम थी, और सिंपली आपने इसमें सब्सटीट्यूट की वैल्यूज, तो 27 ग्राम्स आपकी जो है वो एक्चुअल यील्ड जो है वो आ रही है। तो देखें आपने इसमें देख लिया कि जो एक्चुअल यील्ड है वो थ्योरेटिकल यील्ड से कम होती है हमेशा, थ्योरेटिकल 30 ग्राम थी और एक्चुअल 27 ग्राम्स, ठीक है। अच्छा, लास्ट एमसीक्यूज है कि 6 grams of hydrogen react with excess nitrogen to form 17 grams of ammonia. What is the percentage yield if hydrogen is a limiting reactant? अब इसमें उसने आपको बता दिया कि हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएक्टेंट है, तो आपने जो अपनी कैलकुलेशंस करनी है ना वो लिमिटिंग रिएक्टेंट की बेसिस पे करते हैं आप, ठीक है। तो आपने सबसे पहले हाइड्रोजन के मोल्स निकाल लेने, और उन मोल्स को यूज करते हुए आपने थ्योरेटिकल यील्ड, यील्ड आपकी इसमें क्या है, बेसिकली NH3 आप बनाना चाह रहे हैं, तो NH3 के आपने देखनी है कितनी अमाउंट निकल रही है। ये जो 17 ग्राम्स है ना, ये आपकी एक्चुअल यील्ड है, ठीक है। ये उसमें आपको बता रहा है कि इतने मोल्स बने, तो ये उसने आपको एक्चुअल यील्ड दे दी है। आपने स्टैइकोमेट्री से देखना है कि कितनी इसके ग्राम्स जो है वो निकल रहे हैं। सबसे पहले हमने बैलेंस्ड इक्वेशन लिखी, उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप, जो गिवन स्पीशी हमारी थी हाइड्रोजन, उसके मोल्स निकाल लिए। 6 इसके ग्राम से, मोलर मास 2 है, तो 3 मोल्स इसका आंसर आ जाएगा। अब हमने स्टोइकोमेट्री से देखना है कि अमोनिया के कितने मोल्स बन रहे हैं। स्टोइकोमेट्री मोलर बेसिस पे अप्लाई होती है, ठीक है, एंड पे हम उसको ग्राम्स में कन्वर्ट करते हैं। तो NH3 जो आपका प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, वो किससे आपने देखना है, हाइड्रोजन से, ठीक है। 3 मोल से 2 प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो ये जब आप निकालेंगे तो आपका 34 ग्राम्स आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप जब ये अब आपकी जो है 34 ग्राम, ये आपकी थ्योरेटिकल यील्ड है, ठीक है। आपने इसको सिंपली उस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है, एक्चुअल ओवर थ्योरेटिकल मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका जो आंसर आएगा वो 50% आ जाएगा, ठीक है। इसमें यहाँ पर आपको बिल्कुल आप उसी तरह कर सकते हैं जिस तरह मैंने आपको बताया था कि अमोनिया प्रोड्यूस फ्रॉम 3 मोल्स, ठीक है, 2 मोल्स, फिर 2/3 से, ठीक है। फिर उसी तरह आपके पास जो है वो जो आपके सिस्टम में थे, ठीक है। इस तरह से अगर मैं लिख दूं, ठीक है, अमोनिया प्रोड्यूस, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, अमोनिया प्रोड्यूस फ्रॉम 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन
ठीक है, 2 मोल्स। अब जब 3 मोल से आपको पता चल गया, यूनिटरी मेथड आपने लगाना है, यानी 1 मोल से। ठीक है, 2/3। ठीक है, और आपके जो सिस्टम में वो कितने मोल्स हैं आपके हाइड्रोजन के? 3 मोल्स। ठीक है, अब 1 से पता चल गया ना, अब आप किसी भी अमाउंट से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, यानी 3 से अगर आपने निकालना है तो आपने सिंपली इसको 3 कर देना है, तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 2 मोल्स। ठीक है, अब ये तो आएगा मोल्स। अब आपने निकालना है NH3 इन ग्राम्स। ठीक है, आपने तो ग्राम्स में देखना होता है, क्योंकि आपकी जो एक्चुअल यील्ड थी वो 17 ग्राम थी। मोल्स मल्टीप्लाई बाय इसका मोलर मास 17 होता है। ठीक है, तो ये आपका 34 आंसर आ जाएगा। सही हो गया। तो आपने सिंपली जो मैंने आपको तरीका बताया उसी तरीके को लेके चलना है और आपका 34 ग्राम जिसमें आंसर आ जाएगा। ठीक है, 34 ग्राम। अब ये आपने स्टोइकोमेट्री से निकाला है, तो ये आपकी क्या है? थ्योरेटिकल यील्ड। ठीक है, ये आपकी थ्योरेटिकल यील्ड है। अब आपको एक्चुअल यील्ड दी हुई है, तो आपने एक्चुअल डिवाइड बाय थ्योरेटिकल और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। ठीक है, एक्चुअल आपकी 17 थी, थ्योरेटिकल अभी हमने निकाली 34 और मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपका 50% आपकी जो है परसेंटेज यील्ड आपका आंसर आ गई। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का जो है लेक्चर कंक्लूड होता है। तो उम्मीद है आपको जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें चैप्टर 1 में जो है वो इस लेक्चर से क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।